जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। मैं उदय शंकर और आज हम बात करेंगे हिंदी के नया शीर्षक। और कौन सा वह शीर्षक? विराम चिन्ह। दोस्तों, इससे पहले हम वर्णमाला को अच्छे से समझ चुके हैं। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं तथा किस तरह से उनका प्रयोग होता है, ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उन क्लास को जरूर देख लें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। देखिए, शब्द का पहले अर्थ समझिए। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक है। और चिन्ह चिन्ह आप सब समझते हैं, प्रतीक। मतलब कि वे सारे प्रतीक जिनसे हमें रुकने के संकेत मिलते हों उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि इसकी परिभाषा है। परिभाषा देखिए, विराम को सरल भाषा में रुकना या ठहरना कहते हैं। जो चिन्ह लिखते, बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं या ठहराव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कौन? कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। कितनी मानी है? 20, याद रखिएगा। और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो विराम चिन्ह हैं वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए हम समझते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहले ये समझते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ का निरर्थ, अर्थात वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता और कुछ और ही अर्थ निकल जाता है। उदाहरण के रूप में नीचे दिए गए वाक्य के विराम चिन्ह के स्थान से अलग लगाने पर वाक्य का अर्थ अलग निकल कर आता है। जैसे देखिए, एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। इसमें आपके लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि अब बात रोकने की जा रही है या फिर जाने देने की जा रही है। इसमें कोई भी स्पष्ट बात नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी विराम नहीं है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विराम की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। अगला वाक्य है रोको, और यहाँ पे विराम चिन्ह हमने लगाया है, रोको मत जाने दो। अब आप इस वाक्य में सीधा सा समझिए कि यहाँ पे रोको यानी कि रोकने की बात कही जा रही है, ना कि ना जाने देने की बात। ठीक है। दोनों वाक्यों में अंतर पता चल गया। ठीक है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, रोको मत जाने दो। यहाँ पे हमने कॉमा कहाँ लगाया है? यहाँ पे हमने विराम लगाया है रोको मत के बाद में, और आगे लिखा है जाने दो। तो इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि इसमें ना रोकने की बात की जा रही है और जाने देने के लिए बताया जा रहा है। केवल और केवल विराम चिन्ह से दोनों वाक्य का अर्थ अलग अलग हो गया। एक में रोकने की बात की जा रही है और एक में जाने देने की बात की जा रही है। ठीक है। यह आपके लिए स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार कुछ आगे समझते हैं। हिंदी के प्रमुख चिन्ह इस प्रकार होते हैं, जो कि विराम चिन्ह है। कुछ महत्वपूर्ण है, उनमें से हम देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरह से रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि पूरी तरह से जहां रुकना होता है वहां हम इस चिन्ह का, इस संकेत का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में पूर्ण विराम ऐसा चिन्ह है जिसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी का सबसे प्राचीन चिन्ह है। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन चिन्ह कौन सा है, तो आप इसे बताएंगे, पूर्ण विराम। ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह हिंदी का सबसे प्राचीन चिन्ह है। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। पूर्ण विराम वाक्य के पूर्ण रूप से आशय प्रकट हो जाने के बाद लगता है, अर्थात जब हमारी कोई बात पूरी हो जाती है उसी के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं। वह घर जा रहा है, यहाँ हमारी बात खत्म हो गई है, तो यहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये वाला चिन्ह ही हमारा विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। अगला उदाहरण है, वह स्कूल जाने वाला है। बात खत्म हो गई है, इसलिए हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है, विराम चिन्ह इसे कहते हैं हम। अगला उदाहरण है, लड़का छत से नीचे गिर गया। यहाँ भी वही चिन्ह आएगा। और इसी प्रकार से ये वाला उदाहरण है, मैंने पढ़ लिया है। ठीक है। अब आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और किस लिए करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो चिन्ह है उसे समझते हैं। चलिए देखते हैं। अगला चिन्ह है अर्धविराम। अर्ध का मतलब होता है, देखिए पहले अर्ध जो लिखते हैं हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अर्ध, ये द है और यहाँ पे आधा ध होगा, ये अर्ध। इस तरह से हम अर्ध लिखेंगे और इसका मतलब होता है आधा। क्या मतलब होता है? आधा। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि
पूरे होने में कुछ कम। ठीक है, अर्धविराम और इसका चिन्ह ये आपके लिए दिख रहा है, इसी को अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम, यानी कि पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम का समय जिस वाक्य में लगता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्य जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे समझते हैं, सबसे पहले परिभाषा में आपने ये समझा कि एक तो होता है पूर्ण विराम। देखिए, पूर्ण विराम तो हम वहां पे प्रयोग करते हैं जहां पे हमारी पूरी बात खत्म हो चुकी हो। लेकिन अब अर्धविराम कहाँ प्रयोग करेंगे? जहां पे पूरी तरह से बात खत्म ना हुई हो, वहां पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, वहां हम और का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि जो मेहनती होते हैं या जो मेहनती होता है, देखिए यहाँ पे हमारा अर्धविराम आ जाएगा। अर्धविराम, उसके रास्ते में उतनी ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। ठीक है, कठिनाइयां आती हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम। अगला उदाहरण है, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, अर्धविराम, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। देखिए, यहाँ पे पूरा वाक्य हमारा खत्म नहीं हुआ था, हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुके थे। ठीक है, और उसी थोड़ी देर के रुकने के लिए हमें जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब इसी प्रकार अगला चिन्ह देखते हैं, अगला विराम कौन सा है? अगला विराम है अल्प विराम, और अल्प का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम। ठीक है, अल्प का मतलब भी थोड़ा होता है, या इसे कह सकते हैं बहुत कम। ठीक है, और इसका चिन्ह कौन सा होगा? इसका चिन्ह ये वाला है, अल्प विराम का। और ये कहाँ पे प्रयोग होता है? अर्ध विराम से कम देर तक जिन वाक्यों में ठहराव होता है या जिनमें अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ी देर ही रुकना पड़ता है, उन वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। समझे? अर्थात कह रहा है कि अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ी देर रुकना पड़े जहां पे, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। और अल्प विराम का चिन्ह हमने आपको दिखाई दिया है, ये वाला चिन्ह है। ठीक है, आगे समझते हैं। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर शब्द के बाद में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग, देखिए ध्यान दीजिए, और का प्रयोग किया जाता है। जब अंतिम शब्द होगा ना हमारा, उससे पहले हम और का प्रयोग करेंगे। जैसे कि समझते हैं उदाहरण से, सीमा अपने घर, हम यहाँ पे रुके, सीमा अपने घर अल्पविराम परिवार और, देखिए यहाँ पे और आ गया क्योंकि लास्ट का वाक्य हमारे ये बचा था, इससे पहले और आ जाता है। परिवार और बच्चों को खो चुकी है। दोबारा से पढ़िए, सीमा अपने घर अल्पविराम परिवार और बच्चों को खो चुकी है। इस तरह से अल्पविराम का प्रयोग होता है, ये अल्पविराम है। इसी प्रकार जब हाँ ना या ऐसी चीज, ऐसे शब्द आते हैं, वहां भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के उपरांत प्रयोग होता है अल्पविराम। जैसे उदाहरण है, नहीं, नहीं के बाद अल्पविराम आएगा, नहीं मैं नहीं आ सकता। ठीक है, अगला उदाहरण है हाँ, और यहाँ पे अल्पविराम लग जाएगा, हाँ तुम जाना चाहते हो तो जाओ। ठीक है, समझ में आया? ये अल्पविराम के उदाहरण है, और अल्पविराम का चिन्ह आपके लिए दिख रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, प्रश्नवाचक, इनमें समझने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो बड़ी ही आसानी होगी आपके लिए। प्रश्न का अर्थ कौन नहीं समझ सकता? प्रश्न, अगर किसी से हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी चीज हमें पूछते हैं, हम किसी चीज को, तो वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग होता है, और इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। देखा होगा आपने, वे सभी वाक्य जिनमें सवाल किए जा रहे हों या कुछ पूछा जा रहा हो, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम कौन हो, हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला उदाहरण है, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तुम कल क्यों नहीं आए, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। जब कोई बात पूछी जा रही होती है, कोई भी प्रश्न किया जा रहा होता है, तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका चिन्ह कौन सा है? ये वाला है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं,
नंबर 5 पे आता है विस्मय अधिबोधक चिन्ह। विस्मय अधिबोधक चिन्ह, इसका साइन, इसका चिन्ह ये वाला होता है। और ये कहाँ पे प्रयोग होता है? जब हमें बहुत ज्यादा हर्ष हो, आश्चर्य हो, एकदम किसी से घृणा जैसी बात हो, विवाद हो, और डर हो किसी चीज का, है ना, ये भावनाओं को एकदम से व्यक्त करते हैं, तो वहां पे विस्मय अधिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसकी थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वाक्य में हर्ष, देखिए हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य और करुणा, वह आदि भावनाओं का बोध करने के लिए के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि उदाहरण है, हे भगवान, अब यहाँ पे ये चिन्ह आ जाएगा, और ये जो चिन्ह आएगा ना, इसी को हम विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ पे एकदम से हैरानी वाली बात है, ठीक है, दुख की बात है, या फिर एकदम से आश्चर्य वाली बात है, तो यहाँ पे ये चिन्ह आ जाएगा। अगला उदाहरण है, छी छी कितनी बदबू है, तो यहाँ भी ये वाला साइन, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही अगला उदाहरण है, आहा कितना अच्छा मौसम है, तो ये भी कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है। अगला उदाहरण है, मेरे भाइयों बहनों, ये चिन्ह आ गया। आज मैं यहाँ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, यानी कि किसी चीज की घोषणा की जा रही है एकदम से उत्साह के साथ, तो भी यहाँ पे ये वाला चिन्ह आएगा। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, तो इस वाक्य में यही चिन्ह आएगा। ठीक है, समझ गए इसका प्रयोग? बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे समझते हैं। एक आता है उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं? ये इन दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाता है, ये वाला भी और ये वाला भी। जैसे कि किसी महान व्यक्ति की उक्ति या किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में तथा खास शब्द पर जोर डालने के लिए अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मानो किसी कवि के द्वारा कोई पंक्ति की गई हो या कोई वाक्य बोला गया हो किसी विशेष महान पुरुष के द्वारा, और अगर उसी वाक्य को हम लिखना चाहें, ठीक है, तो वहां पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि समझिए, तुलसीदास जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पे हमने देखी पंक्ति के शुरू में लगा दिया ये वाला, और लास्ट में भी यही साइन लगा दिया हमने, क्योंकि ये किसके द्वारा बोली गई थी? एक महान कवि हैं तुलसीदास, उनके द्वारा ये पंक्ति बोली गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे ही प्रेमचंद जी ने कहा, साहित्य राजनीति से आगे चलने वाली मशाल है, तो यहाँ भी हमने इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये वाला उद्धरण चिन्ह कहलाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है योजक चिन्ह। योजक, योजक का मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, और यह चिन्ह कहाँ लगेगा? जब दो शब्दों को जोड़े या युग्म की बात हो, जहां पे उनके बीच में इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि समझिए, इस प्रयोग इसका प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्ति युग्म शब्दों के मध्य में किया जाता है। जैसे देखिए, माता पिता सामासिक पद है, और इनके बीच में हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और इसी चिन्ह को हम क्या कहेंगे? योजक चिन्ह। जय पराजय, जय पराजय के बीच में भी इसी को करेंगे। और लाभ हानि, इसके बीच में भी यही चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही राष्ट्रभक्ति, और कुछ शब्द तुलनावाचक जैसे कि सा, सी, से के पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद सा मुखड़ा, तो यहाँ भी ये वाला चिन्ह प्रयोग होगा। इसी तरह से फूल सी मुस्कान है भाई, फूल सी मुस्कान में भी यही वाला चिन्ह लगेगा। तो देखिए, ये जो सारे ब्राह्म चिन्ह थे, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और इसी में से कुछ ब्राह्म चिन्ह और रह गए हैं, जिनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इन्हें एक बार जरूर देख लें, अच्छे से समझ लें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम कोशिश करेंगे दोबारा से उसे समझाने की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली क्लास में विराम चिन्ह के साथ ही। थैंक यू।